जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम कुछ करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 12 तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो कि इम्पोर्टेंट है आने वाले क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जो आपका पेपर आएगा उसको लेकर के। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करेंगे विद चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले अपने को 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो रहेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 1। मतलब हम मेनली टॉपिक्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशंस याद रखनी है कुछ, किन चीज की, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की अपने को कुछ डेफिनेशंस हैं वो याद रखनी है। मेनली 4 टाइप के आपको दे रखे हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड डीकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इनके आगे कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो कैल्शियम ऑक्साइड की है। कैल्शियम ऑक्साइड के जब अंदर हम पानी मिलाते हैं तो इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। अब CaO को हम क्विक लाइम भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। इसका नाम एक और होता है लाइम वाटर। तो ये रिएक्शन इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी। आई होप ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन के अंदर अपने को 2-3 चीज़ें और भी याद रखेंगे अपन। दो चीज़ें और अपने इसी के अंदर ले लेते हैं। फर्स्ट एक्सोथर्मिक। तो जो मैंने अभी आपको रिएक्शन लिखी थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली, वो एक्सोथर्मिक थी। तो जितनी भी मतलब 90% आप बोल सकते हो कि जो भी रिएक्शंस कॉम्बिनेशन होंगी वो कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक होगी। और एंडोथर्मिक होता है ऐसी जिसके अंदर आपको हीट देनी पड़े। एक्सोथर्मिक के अंदर हीट इवॉल्व होती है और एंडोथर्मिक में हीट दी जाती है। ओके, एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होगी, एंडोथर्मिक में हीट हम देंगे ताकि वो सब्सटेंस जो है आगे टूट जाए, इसके लिए। ओके, तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है, इन दोनों की डेफिनेशंस। इसका एग्जांपल अभी अब मैं डीकम्पोजिशन के अंदर लिखूंगा, देख लेना वहां से। डीकम्पोजिशन फर्दर, पहली डीकम्पोजिशन होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, या फिर एक मैं वही बोल सकता हूँ एंडोथर्मिक वाला भी। सेकंड हमें याद रखना है फोटोलाइटिक, एंड थर्ड हमें याद रखना है थर्मल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 को तोड़ने के लिए हम H2 और O2 में जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे इसके अंदर से, तब ये चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल याद रखना है इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर। ओके, फिर फोटोलाइटिक के अंदर अपने को विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट यूज़ करते हैं। जैसे हम AgBr को तोड़ते हैं Ag+Br के अंदर, और AgCl को तोड़ते हैं Ag+Cl के अंदर। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि सनलाइट के कारण होता है,
उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक। अब इसका हम यूज़ करते थे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर, ये इसका यूज़ है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ओके, आपको ये याद रखना है कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, उसकी रिएक्शंस एंड उसका एक यूज़ आपको गिवन है, वो अपने को याद रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट थर्मल। अभी मैंने आपको बताया ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें अपने को हीट देनी पड़े, फॉर एग्जांपल Fe3SO4 सॉरी FeSO4 FeSO4 breaks down into Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 के अंदर। ये जो रिएक्शन है ये थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, आपको ये याद रखनी ही रखनी है। ओके, तो ये था डिकम्पोजिशन। फिर डिस्प्लेसमेंट याद रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, देखो बेटा, मान लो कि कोई एक मेटल है और उसने Y के साथ में एक नॉन मेटल है। Y क्या है, मेटल, और Y है एक नॉन मेटल और X है एक मेटल, और ये किसी Z के साथ में रिएक्शन कर रहा है। Z भी क्या है, एक मेटल है, लेकिन X से ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। तो अब मोर रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, X को अपनी जगह से हटा देगा और X की जगह जाके बैठ जाता है। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अपने को याद रखना है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। फोर्थ टाइप, इसका बहुत एक और नाम आएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, याद रखना है, बहुत जरूरी। तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी देख लेते हैं। मान लो XY एक साथ मिलके उन्होंने कोई कंपाउंड बना रखा है और AB ने मिलके कोई अलग कंपाउंड फॉर्म कर रखा है। अब क्या होगा, X के साथ तो B आ जाए और A के साथ में Y आ जाए। इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 फॉर्म्स NaCl प्लस BaSO4। नाउ ये BaSO4 बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में ना घुले, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अकॉर्डिंग। तो ये 4 टाइप की रिएक्शंस हैं इस चैप्टर के अंदर। चारों टाइप के अपने को डेफिनेशंस याद करनी है, उनके साथ में उनका एक एक एग्जाम्पल। डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है। डिस्प्लेसमेंट को एक और नाम से याद रखेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उसको हम बोलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसको ध्यान से देख लें। इसके बाद में हम अपने को देखना है रिडॉक्स रिएक्शन।
रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। एक क्या होता है ऑक्सीडेशन, एक क्या होता है रिडक्शन होता है। ओके, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे क्या होगा कम होना, तो रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन। बट अगर रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। बोलो क्या ये बात समझ में आई? ऑक्सीडेशन अकेले का मतलब ये नहीं होता है, अगर एडिंग हो रहा है तो हो, हाँ उसके अंदर हो रहा है, लेकिन अगर कई बार अपन हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग नहीं देखते, अगर हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो भी क्या है, वो एक ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का कम होना और हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। जब ये दोनों चीजें एक साथ एक रिएक्शन में होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर, अच्छा अभी इसके अंदर आप एक बहुत ही अच्छी चीज ध्यान दोगे, मैंने उसका क्वेश्चन आया हुआ भी है, वो देख लेते हैं। चलो देख लो इसको ढंग से, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहां लिख देता हूं कि लेड ऑक्साइड है, PbO है, वो कार्बन के साथ में रिएक्शन करके लेड को अलग कर दे रहा है और CO2 को अलग कर दे रहा है। ठीक है, तो अभी आप यहां पे देखोगे कि आपसे पूछा गया है कि कौन सी चीज का ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन सी चीज का रिडक्शन हुआ है। तो आप ऑप्शन देखो, लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कि जो लेड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम देख रहे थे यहाँ पे क्या है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बदल गया लेड में, तो नहीं हो रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस रिएक्टेंट पार्ट को देखते हैं, रिएक्टेंट पार्ट को इस चीज में अपने को नहीं देखना होता, हमें आंसर हमेशा करना होता है रिएक्टेंट साइड को देख करके। यहां पे लेड ऑक्साइड है तो मैं लेड इज गेटिंग रिड्यूस भी नहीं बोल सकता, मुझे क्या बोलना होगा कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। इसके अकॉर्डिंग जवाब मत देना कभी भी, इसके अकॉर्डिंग जवाब नहीं देना है अपने को, जवाब देंगे इसके अकॉर्डिंग। तो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस, और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी 3 और 4। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है, अब की बार क्वेश्चन मुझे लग रहा है कॉपर वाला आएगा, जो कि आपको एग्जाम्पल आपके बुक में गिवन है, ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट हमें याद रखना है, दो चीजें और होती हैं, एक होता है कोरोजन, एक होता है रेंसिडिटी। एक होता है कोरोजन, एक होता है रेंसिडिटी। अब कोरोजन का मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल का, मेटल विद द इम्पैक्ट ऑफ ऑक्सीजन, गैसेस प्रेजेंट इन एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में किसी भी मेटल का मेटल ऑक्साइड बनना, मेटल का मेटल ऑक्साइड में चेंज होना क्या कहलाएगा, कोरोजन कहलाएगा। वहीं पे आप एक और नाम बोलते हो आयरन के लिए, क्या, कि जब आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाए, जंग लगना जिसे आप कहते हो, वो भी एक टाइप का कोरोजन है, वो भी क्या है, एक टाइप का कोरोजन ही है। ओके, एक टाइप का कोरोजन है, वो कोरोजन नहीं है,
प्रॉपर कोरोजन क्या है, किसी भी मेटल का मेटल ऑक्साइड बनना, ठीक है। वहीं रेंसिडिटी क्या होता है कि जितने भी आपके खाने का आइटम है ऑक्सीजन के साथ में आकर के ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड होने के कारण वो फूड जो है वो खराब हो जाता है। तो फूड का खराब होना क्या कहलाता है, रेंसिड कहलाता है। फूड का खराब होना ही क्या कहलाता है, रेंसिड कहलाता है कि फूड रेंसिड हो गया, मतलब उसके अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर से वो फफूंद आनी हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं इस प्रोसेस को। बोलो क्या बात समझ में आ गई। अब रेंसिडिटी से बचने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। चिप्स वगैरह के जो भी पैकेट्स आते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, पिछले सालों में नहीं पूछा गया है 2 सालों में। अब क्वेश्चंस देखते हैं कुछ, ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि Fe+H2O से Fe3O4 बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ओके, तो कॉफिशिएंट क्या होगा बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर। तो पहले अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो यहीं से समझ जाओ, इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3 है तो मैं 3 लगाऊंगा, 3 लगाने पे ऑक्सीजन 4 है तो मुझे यहाँ पे 4 लगाना होगा, 4 लगाऊंगा तो मुझे यहाँ भी 4 लगाना होगा। हाँ, तो आयरन के आगे मैंने क्या लगाया है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। बोलो क्या बात समझ में आई। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन इन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज। अच्छा, अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर मैं ऑक्सीजन में जलाऊंगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लिख देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट ये आ गई जो मैं आपको बता रहा था रिएक्शन, कि अगर आप क्विक लाइम के अंदर पानी मिलाओगे तो क्या फॉर्म होगा, CaOH होल ट्वाइस। बार बार मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इसका यूज़ बता देगा मुझे कोई, वाइट वॉश के अंदर यूज़ होता है। वाइट वॉशिंग कली करते हो, कली में यूज़ होता है इसका यूज़, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। अगर आपका कोई क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझे बता दें। नाउ वी आर मूविंग टू द चैप्टर नंबर 2 दैट इज कॉल्ड एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर शुरू करते हैं। तो याद रखनी है, फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। सेकंड अपने को याद रखना है व्हाट आर इंडिकेटर्स एंड व्हाट आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। विद एग्जांपल याद रखने हैं। ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स दोनों के अंदर से ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अलॉन्ग विद, और फिर व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड व्हाट हैपन व्हेन, फिर एक प्रेसिपिटेट का क्वेश्चन दे रखा है आपको कि जब हम फिर उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर, उसको बहुत ज़रूरी देख के जाएं, उसको बहुत ही अच्छे से देख के जाना है कि रिएक्शन कुछ CaCO3 फॉर्म होता है, CaCO3 फॉर्म होता है इस प्लस CO2, लेकिन CO2 हम एक्सेस में रखते हैं और एक्सेस में साथ में ही इसके H2O पास करवाते हैं, देन इट विल फॉर्म CaHCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो प्रेसिपिटेट है CaCO3 भी क्या एक टाइप का प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट चेंज हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो कि क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर सब अपने को याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा अपना एक टेबल दे रखी है आपको कि कौन सा एसिड उसके अंदर, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड और ऑब्जेक्ट की आपको एक टेबल दे रखी है। फॉर एग्जांपल दूध के अंदर, मिल्क के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, एंटस्टीन के अंदर। तो हमको ये एसिड्स याद रखने हैं कि कौन से के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम याद रखेंगे चार चीजें हैं। पहला है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा अपने को याद रख रहा है। अच्छा, इसे एक और नाम से जाना जाता है ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी याद रखना है इसको। क्लोर एल्कली प्रोसेस पूरा याद रखना है, विद यूजेस याद रखने हैं, विद यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस के यूजेस के साथ में इसको अपने को याद रखना है। देन बेकिंग सोडा याद रखना है अपने को, देन वॉशिंग सोडा याद रखना है अपने को। अलोंग विद द यूजेस बता दूं पहले, अलोंग विद द यूजेस, राइट्स इट्स यूजेस का क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, विद द यूजेस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। द गैस इवॉल्व्ड विद जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर मैं H2SO4 के अंदर जिंक मिलाऊं तो ये क्या है, एक एसिड है, ये मेटल है, तो इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। व्हाट इज द ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, 7। फिर दही के अंदर, मैंने कहा ना आपको याद रखना है आपको कौन सी चीज के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर अच्छा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ड्रॉ द सिस्टमेटिक इक्विपमेंट फॉर शोइंग द एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब की बार जहां मुझे लग रहा है कि यही क्वेश्चन को वो चेंज कर देगा इस क्वेश्चन के ऊपर, इसी क्वेश्चन को चेंज करेगा इसके ऊपर। बोलेगा इसका डायग्राम बना के दिखाओ, जो आपको पेज नंबर 3 के ऊपर गिवन है, बोलेगा उसका डायग्राम बना के दिखाओ, कंफर्म बोलेगा। तो थोड़ा सा देख के चलें इसको, ठीक है। फिर अगला ये क्वेश्चन हालांकि पिछले साल आया हुआ है, ठीक है, तो अब की बार ये होगा। एक बेस को अगर आप के साथ में करवाते हो, बेस को मेटल के साथ में, तो भी हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होती है। तो देख सकते हो 2024 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये रहा, यहीं पे आपको एसिड प्लस बेस पूछा गया, और इसी के अंदर आपको फिर क्वेश्चन आगे बेस प्लस मेटल पूछा गया है। वही कह रहा हूँ, बार बार क्वेश्चंस यही आने हैं, बार बार यही आने हैं। ये देखो Na2CO3 को अगर आप HCl के साथ में पास करवाते हो, तो मैंने अभी अभी आपको बताया, तो क्या क्या बच गया, यहाँ से CO2 ये CO2 हो गया, यहाँ से क्लोरीन बचा हुआ है, इधर सोडियम बचा हुआ है, हाइड्रोजन से पानी बन गया, तो क्या आएगा, NaCl। राइट द केमिकल, 2024 का सवाल है ये। आपको मैंने ईयर वाइज क्वेश्चन सेट करके दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये 2025 में क्लोर एल्कली प्रोसेस पूछ लिया गया है, और साथ में ही आपको बेकिंग सोडा पूछ लिया गया है। तो अब की बार एक क्वेश्चन मैं वापस बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉशिंग सोडा को याद कर जाना, केमिकल रिएक्शन उसके यूजेस आपको याद होने चाहिए ही चाहिए।
कोई उसमें शर्त नहीं होगी, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। फिर व्हाट राइट द नेम ऑफ द गैस ऑब्टेन ऑन बर्निंग ऑफ कोल, कि कोल के बर्निंग में कौन सी रिएक्शन होगी। तो याद रखना कि कोयला कार्बन अगर कभी भी जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर है कॉपर ऑक्साइड विद हाइड्रोजन, तो कॉपर एंड वाटर बन रहा है, ठीक है, कॉपर प्लस हाइड्रोजन, अच्छा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म कॉपर प्लस H2। ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, प्लीज मैंने यहाँ पे गलती से लगा दिया इसको, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन 2024 में आया था, यही क्वेश्चन 2026 में आएगा, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। याद रखना इस चीज को, पूछेगा, बार बार पूछेगा, लगातार पूछेगा। फिर देखो मैं यहां पे लगा दिया क्वेश्चन, डिफाइन रिडक्शन, वापस से, अच्छा ये क्वेश्चन और में आया था उस टाइम पे। फिर चैप्टर नंबर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 3 अपने आयनिक कंपाउंड्स मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो इसके अंदर सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर मेन होगी आपकी मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी होगी, डक्टिलिटी होगी एंड सोनोरस, और एक लस्चरस भी बोल सकते हो। ये चारों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। फिर सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, और मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दोनों का ही कौन है, सिल्वर है। बेस्ट मतलब मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी सबसे अच्छी किसकी है, तो गोल्ड की है। ये दो याद रखने हैं, गोल्ड एंड सिल्वर के बीच में अपने को थोड़ा सा कंपैरिजन याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में 4 एक्सेप्शंस दे रखे हैं अपने को। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना हो गया प्रॉपर्टीज का। सेकंड क्वेश्चन अपना जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेप्शन का। उसके अंदर में मर्क्यूरी, गैलियम और सीजियम का होगा, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मतलब ये तीनों क्या हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि मेटल्स हैं ये। और सेकंड है पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम, तीनों ही मेटल हैं, लेकिन आप इनको विद द हेल्प ऑफ नाइफ इजीली काट सकते हो। तो ये दो तो आपको बहुत ही ज़रूरी याद रखने हैं, इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा, मतलब आने के पूरे चांसेस हैं अब की बार में। फिर थर्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन नहीं आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर आपको कैसे याद रखना है, अगर रिएक्शन कर रहा है वो इसलिए करेगा क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है, और अगर नहीं कर रहा है तो वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। इतना सा याद रखो, ठीक है। उसके अंदर एक आयरन याद रखना है अपने को, कि आयरन किसके साथ में रिएक्ट करता है, विद कोल्ड वाटर, विद हॉट वाटर, विद स्टीम। तो अपने को याद रखना है स्टीम। जो जितना लो होगा, जितना लो होगा वो मतलब उतने ही उसको हाई पावर चाहिएगा। तो स्टीम के अंदर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन याद रखना है, व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर फिफ्थ क्वेश्चन बनेगा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। फिर एक रिएक्शन है इसके अंदर मैग्नीज की,
और एक रिएक्शन है इसके अंदर एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन को हम एक और बोलते हैं थर्मिट। याद रखना इस रिएक्शन को, थर्मिट रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो। थर्मिट रिएक्शन याद रखनी है अपने को। फिर 7th अलॉयज याद रखने हैं। इन्हीं में से अगर ये याद कर लो, कंफर्म चैप्टर नंबर 3 आपका क्लियर होगा। कंफर्म आपका चैप्टर नंबर 3 क्लियर हो जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन याद रख लेते हो तो। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा चैप्टर नंबर 3 का। एक गैल्वेनाइजेशन और ले लो। एनफ है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं बार बार कह रहा हूं, सिल्वर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के एम शेल के अंदर कितने? 15 पे आता है तो 5। फिर नेक्स्ट, सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट 24 में पूछा है। हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर। अभी यहाँ पे अगर आपको अगर आप देखोगे तो आपको सिल्वर नहीं मिल रहा है। ध्यान से देखना, सिल्वर नहीं मिल रहा है तो कॉपर, लेड, जिंक और मर्क्यूरी। कॉपर। फिर नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक वायर्स आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर बिकॉज। कॉपर से क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो थोड़े सस्ते होते हैं। बिकॉज दे आर चीप एंड गुड कंडक्टर होता है। फिर सोने और लोहे में से अधिक डक्टाइल कौन सी होगी? गोल्ड। फिर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड पुट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई हमने मतलब मान लो कि एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने H2SO4 डाल दिया। द बल्ब इज कनेक्टेड स्टार्ट ग्लोइंग। कौन सी प्रॉपर्टी के कारण वो जो हो रहा है? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इसके अंदर से, ये H2SO4 डिसोशिएट हो जाएगा H2+SO4 के अंदर, और हाइड्रोजन आयंस एंड सल्फेट आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो आयोनिक प्रॉपर्टी हो गई है। जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो उसके अंदर आएगा। फिर राइट द सेकंड नेम मेटल मिक्स्ड विद कॉपर इन ब्रास। जल्दी बताओ। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेबोरेटरी का स्टेटमेंट। ड्रॉ सिस्टमैटिक इक्विपमेंट यूज्ड। अभी अभी मैंने जो बना के दिया है आपको वही हो जाएगा। अभी अभी जो मैंने बनाया यही वाला डायग्राम बना देना। इसके ऊपर एक ऐसे बल्ब जोड़ देना, एक बैटरी लगा देना साइड में। ये लो, बन गया डायग्राम। फिर सेलेक्ट एंड राइट द नेम ऑफ लिक्विड नॉन मेटल अमंग सल्फर, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखो। अच्छा, लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमीन। फिर यदि कॉपर, इफ कॉपर इज केप्ट इन मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड देन व्हाट विल द इफेक्ट? कॉपर सेल भाई साहब, कॉपर को अगर आप CO2 के पास में, मतलब गीली है मतलब उसके पास में कहीं ना कहीं वाटर भी है, तो वो बना देगा, उसके ऊपर रिएक्शन कर लेगा, CuCO3 बना देगा उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम शुरू करेंगे हमारे सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 4 से लेकर, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मतलब अभी जो हम चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, जो मुझे लग रहा है आपकी बार आएगा, दैट इज
वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का। दो प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की, वो मतलब उन दो प्रॉपर्टीज के बारे में सवाल पूछे गए की बात। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मुझे जहाँ तक लग रहा है C2H5OH एल्को मतलब एसीटोन के बारे में मतलब एल्कोहल है जो अपना एथेनॉल, उसका पूछेगा, या फिर पूछेगा CH3COOH का 2, या फिर पूछेगा आपको S8 का, या फिर पूछेगा आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेन, मे बी इथेन, दैट इज C2H6। इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद करके जाएं। और फिर अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर पूछेगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेंजीन का ही पूछेगा, C6H6। फोर्थ जो क्वेश्चन आएगा नोमेनक्लेचर का आ सकता है। नोमेनक्लेचर पूछ सकता है, मतलब नेमिंग का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको डायग्राम देके कि नेमिंग बताओ, या फिर उसके उल्टा भी पूछ सकता है आपसे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन एडिशन रिएक्शन का, जो आपके एडिशन रिएक्शन है उसमें से आई थिंक कि अब की बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। इनकी प्रॉपर्टीज में से पूछ सकता है। 7th एस्टर एंड 8 सोप फॉर्मेशन। एक 9th और डालो, स्कम की डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे। स्कम, ये हमारे मेन कुछ टॉपिक्स रहेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जो पूछे अब की बार जाएंगे। पिछले साल की कुछ बात करें तो बोल रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब हमसे बोल रहा है एल्केन कौन सा है। अब एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। अब इसमें से अब ये फॉर्मूला कौन फुलफिल कर रहा है? सी ऑप्शन फुलफिल कर रहा है कि जो है इथेन। फिर लास्ट ईयर एक और सवाल पूछा गया था कि मीथेन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं प्रेजेंट होते हैं। तो हमें पता है मीथेन के अंदर 4 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मतलब इन बॉन्ड्स की संख्याओं को जस्ट काउंट कर लेना। नेक्स्ट, कीटोन में कौन सा, मतलब इनमें से कौन सा कीटोन ग्रुप है? तो कीटोन ग्रुप ये है। कीटोन ग्रुप की हमेशा विशेषता क्या है कि ये हमेशा मिड में लगता है, बीच में लगता है। तो इस तरफ मतलब और कार्बन ऐड होगा। अगर कुछ नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखोगे C डबल बॉन्ड O है, लेकिन एक साइड में OH आ रहा है, इसीलिए ये इसके अंदर नहीं आएगा। ये है अपना एथेनोइक ग्रुप, मतलब ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये अपना CHO है, दैट इज एल्डिहाइड, एंड ये OH है, इट इज एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। फिर नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो 3 कार्बन है, अपने को 3 कार्बन दिख रहे हैं। 3 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं? प्रॉप। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप कहीं नहीं है, तो हो जाएगा वाइन, प्रोपाइन। 2024 सवाल पूछा गया था। फिर से 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई क्लॉथ्स बिकम क्लीन ऑन अप्लाइंग सोप इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, राइट द रीजन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 एंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ये आगे वाला क्या होता है?
हाइड्रोफिलिक और ये होता है फोबिक। फोबिक किससे अटैच होगा? डर्ट से। और फिलिक किससे ऐड होगा? वाटर से। फिर नेक्स्ट, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ लिया गया है इथीन का। मैं बार बार कह रहा हूं एथ के इंपॉर्टेंट हैं, एथ के इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी याद कीजिए प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। मैं कह रहा हूं सोप का सवाल बार बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, इसीलिए अब की बार मुझे नहीं लग रहा कि आएगा। एस्ट्रिफिकेशन भी पूछ लिया है, रिएक्शन भी। तो अब की बार मैं कंफर्म हूं कि एल्कोहल और एथेनॉल का एथेनॉल और एथेनॉइक एसिड का क्वेश्चन कंफर्म आएगा अब की बार। प्लीज उस क्वेश्चन को ढंग से देख के जाएं। फिर अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर 4 प्रोसेस हैं। पहला डाइजेशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ एक्सक्रीशन। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप इन तीनों को अच्छे से याद कर लें। क्यों? एक बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा, तो अगर अपने ये 3 याद होंगे या फिर अगर इन चारों में से कोई भी 3 को अच्छे से रट के जाना, अच्छे से मतलब अच्छे से। ये चैप्टर डायग्राम वाइज भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से हार्ट का डायग्राम और लिम्फ का डायग्राम अच्छे से याद करके जाना प्लीज, ठीक है। बाकी तो सब कुछ बायो के अंदर आपको कोई बता नहीं सकता, लेकिन अपन अभी कुछ निकालेंगे। देखो 2000 लास्ट ईयर में अगर आप देखोगे तो किडनी से सवाल पूछा गया है, ठीक है, कि किडनी का क्या काम आएगा, किडनी किस काम आती है? तो न्यूट्रिशन के, सर्कुलेशन के, रेस्पिरेशन के, और तो किडनी क्या है? सर्कुलेशन के काम आती है अपने। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्क ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर? गार्ड सेल्स, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होता है, जाइलम वाटर को करता है, सॉरी हाँ वाटर को, और फ्लोएम फूड को करता है बेटा। फिर वापस से 24 में सवाल पूछा गया था कि द हार्ट इन ह्यूमन बीइंग्स इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, कि हार्ट किसका पार्ट है? सर्कुलेशन का। नेक्स्ट, एक सेकंड, मैंने गलत करवा दिया, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन, सॉरी, किडनी इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन। और फिर डिफाइन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है तो द प्रोसेस, सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, और फिर अंदर जो से खाना बर्न होता है वो लिखना है। 1 नंबर में क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा ये वो है नहीं। फिर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, ये लास्ट ईयर पूछ लिया गया है। एरोबिक और एनारोबिक लास्ट ईयर आ गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इस साल आएगा। फिर अगर हम देखें एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये भी 2025 का सवाल है कि अमीबा में खाना कैसे जाता है। तो ये क्या करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं ये। राइट द नेम ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ विलीज। तो आप देखो तीनों ही 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, ये तीनों ही 1-1 नंबर के। विली क्या करती है? एब्जॉर्प्शन का काम करती है। पेनक्रियाज क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, तो आई डोंट थिंक सो इस बार आएगा। अब अगर आप इसके अंदर से सवाल देखो तो ये जो फंक्शन है, ये जो काम है, ये अपने डाइजेशन का है, ठीक है। डाइजेशन का क्वेश्चन आया है। और वहीं अगर मैं बात करूं 2024 में ज्यादातर क्वेश्चन हार्ट के और उससे पूछे गए, तो अब की बार भी आई थिंक कि हार्ट का सवाल जरूर आएगा। प्लीज अच्छे से याद करके जाना, हार्ट का क्वेश्चन अब की बार कंफर्म आएगा। उसके चैम्बर्स वगैरह अच्छे से याद करके जाना। मैं बार बार कह रहा हूं हार्ट का क्वेश्चन बार बार कह रहा हूं आएगा, कंफर्म आएगा।
इसका क्वेश्चन कंफर्म है, हर्ट का क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, हर्ट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा अब की बार। तो इसका विद अलोंग विद डायग्राम इसको ढंग से याद कर लें कि हर्ट का फंक्शन कैसे होता है। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले न्यूरॉन्स के बारे में याद रखेंगे अच्छे से। न्यूरॉन्स के बाद में अपन याद रखेंगे इसके ब्रेन के बारे में, अपने को देखना पड़ेगा ब्रेन के कौन सा पार्ट कौन सी चीज़ करता है। द थर्ड मेन पॉइंट इज प्लांट्स के बारे में, जो भी चैप्टर में अपने को गिवन है वो अच्छे से करें। बायो में सब इम्पोर्टेंट होता है, बायो में कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं हो। ओके, विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर ग्रोथ, फॉर बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ के लिए कौन सा होता है? एड्रेनलिन ग्लैंड। फिर साइटोकाइनिन, इजी इजी क्वेश्चन है, यू कैन सी देम, आप देख सकते हो अच्छे से। एंड स्टिमुलस ग्रोथ अभी अभी बताया। नेक्स्ट, पेंसिल उठाने के लिए, सारे काम करने के लिए सेरेब्रम यूज करते हैं अपन, बॉडी पोस्चर वगैरह मेंटेन करने के लिए। कौन सा मैकेनिज्म रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ हार्मोन्स? इजी क्वेश्चंस, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस इसके अंदर आपसे पूछे जा रहे हैं। फोटोट्रॉफिक, मैं यही कह रहा हूं, ये 25 में आया है सवाल। तो न्यूरॉन का सवाल कंफर्म करो अब की बार, न्यूरॉन का क्वेश्चन कंफर्म कर लो, न्यूरॉन आ रहा है आपके, कंफर्म क्वेश्चन सवाल है न्यूरॉन का, ठीक है। तो बायो मैं एक बार स्किप करता हूं। फिर चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 8 भी अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो इजी इजी क्वेश्चंस आपको मिले हैं। तो चैप्टर इतना खास बड़ा नहीं है, ये सवाल हाइब्रिड क्रॉस का ही सवाल आना है या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स का आना है। मेल में कौन कौन से होते हैं? XY, फीमेल के अंदर XX। फिर मेंडल ने किस पे किया था? पी प्लांट पे किया था। इजी क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस बार बार घूम के आएंगे, यही सारे क्वेश्चंस आपको वापस से देखने हैं, ठीक है। बात करता हूं अगर मैं 9th चैप्टर की, तो लाइट वाले चैप्टर में से गोलीय दर्पण, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड फोकल लेंथ ऑफ F ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज, ठीक है। रिलेशन क्या होता है सबको पता है, R इज इक्वल्स टू 2F, R इज इक्वल्स टू 2F, ध्यान से देख क्वेश्चन को करना है। फिर अ मैन स्टैंडिंग 3 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर है, वो यहाँ पे खड़ा है, दोनों की डिस्टेंस 3 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड इट्स इमेज, प्लेन मिरर है तो 3 पे ही बनेगी, तो 3 पे ही बनेगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 6 आंसर। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन साइन I A है, साइन R B है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू B विल बी कितना होगा? तो म्यू A अपॉन B हो जाएगा। इजी क्वेश्चन फिर से। नेक्स्ट, राइट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फॉर ए स्फेरिकल लेंस। अच्छा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इजी इजी क्वेश्चंस हैं, अपने इतने नहीं है। अगर आप सोच रहे हो तो देखो यूज दे रखा है कि कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है बेटा रियर व्यू के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट इट्स फॉर्मूला। पिछली बार आ गया है तो अब की बार नहीं आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट स्पीड्स एंड इट्स आल्सो गेट्स डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू म्यू A अपॉन म्यू B, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज 24 सेंटीमीटर, U अपने को दे रखा है, U इज ऑलवेज इन नेगेटिव, तो -24 ऑफ अ फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगी 16। एट व्हाट डिस्टेंस इमेज शुड बी प्लेस्ड,
3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है, जस्ट पुट करो, आपको v निकालना है। v निकालना है तो मुझे फॉर्मूला पता है, क्या होता है, क्या मुझे फॉर्मूला पता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस प्लस 1/u। f कितना है -16 प्लस 1/v माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस, चलो मैं स्टेप लिख देता हूँ, -24, ये माइनस का हो गया, तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/24 माइनस 1/16। 24 और 48 एलसीएम आ जाएगा, 2 माइनस 3, तो 1 माइनस 1/48 आ गया 1/v, तो v का वैल्यू आ जाएगा -48 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर लगाना ना भूले, लास्ट के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं इसके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें कि ड्रॉ अ रे डायग्राम image formation when object is placed between pole and principal focus of a concave mirror, के अगर एक कॉन्केव मिरर है, पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो पहली लाइन पैरेलल फोकस से पास, दूसरी लाइन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों को पीछे लोगे, यहाँ पे इमेज बनेगी। ये आपको डायग्राम उसके अंदर बनाना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक डॉक्टर है, वो +2.0 का डायोप्टर का एक लेंस किसी को देता है, तो उसकी फोकल लेंथ बताओ। मुझे पता है पावर इज इक्वल्स टू 1/f और f इज ऑलवेज इन मीटर, तो अगर मैं f की बात करूं तो हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम for the image formation when object is placed between f1 and 2f1 of a convex lens। फिर से एक अपने को रे डायग्राम बनाना है जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 में हो, कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1, यहाँ पे रखा, यहाँ पे f2 2f2, पहला पैरेलल गया फोकस से पास, ऑप्टिकल सेंटर पे गया पास, तो कहाँ बन रहा है, बिहाइंड 2f1, ये आपको वहाँ उसके अंदर शो करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, इस चैप्टर में अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा पहला आई, सेकंड पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, कोई कंफर्म नहीं है। फिर डिफेक्ट्स, दोनों के दोनों डिफेक्ट्स को याद रखना है। फिर फोर्थ प्रिज्म, प्रिज्म का डायग्राम याद रखना है सबको, डायग्राम से क्वेश्चन आएगा तो। फिफ्थ डिस्पर्जन से क्वेश्चन आएगा, डिस्पर्जन मींस रेनबो फॉर्मेशन। या फिर क्वेश्चन आएगा सिक्स्थ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। या फिर एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है दैट इज व्हाई डज नॉट प्लैनेट ट्विंकल। ये क्वेश्चन को ढंग से देख लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट सेवेंथ स्कैटरिंग, इसके क्वेश्चंस देखते हैं अपन। क्वेश्चंस हैं कि अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, इसी चीज को बोलते हैं डिस्पर्जन। तो विच लाइट अंडर द लीस्ट डेविएशन, जब भी ऐसा होता है, जब ये 7 रंगों में टूटता है तो ऊपर ही ऊपर रेड होता है, नीचे ही नीचे वायलेट, सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट में होगा। फिर नेक्स्ट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट आर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
नेक्स्ट ये देख लो, ये आ गया प्रिज्म का। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होता है? जो एंगल एक्स है आपका बेटा, ये जो एंगल होता है ये वाला, ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ध्यान से देख लेना सभी। फिर नेक्स्ट, वाई इज द कलर ऑफ ब्लू कलर, मतलब जो ब्लू कलर ये लास्ट ईयर आ चुका है तो अब की बार नहीं आएगा कि स्काई का कलर क्यों दिखता है ब्लू? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिससे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो रेड कलर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, वाइल ब्लू की फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों अच्छी होती हैं, तो वो पहले ब्लू कलर आ जाता है अपनी आंखों के अंदर। फिर मायोपिया का सवाल पूछा गया था पिछली बार, तो अब की बार हाइपरमेट्रोपिया याद करके जाना अच्छे से। फिर नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल? आइरिस। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी से अपने को याद रखना है, सब कुछ याद रखना है, इसमें तो कुछ छोड़ने वाली चीज है ही नहीं। क्वेश्चंस देख लेते हैं। दिए गए परिपथ में मतलब रेजिस्टेंस निकालना है, ये दोनों सीरीज में है तो ये हो गया 4 और 4, 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है? 1/2, तो 2 ओम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरण मतलब अर्थ वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स एज सेफ्टी मेजर। नेक्स्ट, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 3 ओम का एक फॉर 2 सेकेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस। आई का फॉर्मूला लगाना है, H इज टू आई स्क्वायर RT। तो आई कितना है? 3 का स्क्वायर इंटू आर कितना है? 10 इंटू 2, 9 इंटू 10 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं भाई साहब? दो मतलब थोड़े कर्व होंगे, उन मिरर को काट दिया जाता है, कर्व मिरर कहलाते हैं। डिफाइन द पोल, पिछली बार आया है, सॉरी पिछली बार नहीं आया, 24 में आया है। डिफाइन द पोल ऑफ इट इज द मिड पॉइंट। फिर इफ द पावर ऑफ लेंस इज +4 फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अभी अभी करवाया था, तो P इज इक्वल्स टू 1/f होता है, तो F इज इक्वल्स टू 1/P विच इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25 इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस? कि लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है कि वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज वो फॉर्म कर रहा है। फाइंड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन हमेशा सेम होगी कि जब भी कोई पैरेलल रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो एक पॉइंट से पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को अपन फोकस कहते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 14, मिरर का मतलब R जो है वो 14 है, तो F हो जाएगा 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस चैप्टर में डाल दिया मैंने गलती से। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट इन द सर्किट? पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर। नेक्स्ट, वाई एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट? इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज क्यों किया जाता है उसका? फॉर सेफ्टी मेजर्स। whenever the light sorry the current increases the heat increases, and if heat increases it gets melt down. next, define ohms law, बार बार पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जाता है। फिर what is the heating effect of electric current? दोनों ही क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो क्वेश्चन देखते हैं, बाद में बताते हैं इसके बारे में आपको। इन द राइट हैंड ऑफ थंब रूल, द थंब पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना? सही बोल रहा हूं मैं? राइट हैंड थंब रूल के अंदर जो थंब होता है वो किसके डायरेक्शन शो करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट,
अच्छा, कोई चीज है वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और करंट ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, उसे हमें कोई यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दे रहा है तो ऊपर की तरफ लेना है। तो हमें याद रखना है FBI, बी को हमने इस तरफ रखा, सॉरी इसमें हाँ लेफ्ट हैंड लगेगा, ठीक है, और करंट ऊपर जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, इनटू द पेज, चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट, for a current carrying conductor in the right hand thumb rule, the thumb points towards the direction of, same question repeat हुआ है, direction of electric current. Next question, by increasing the number of turns the strength of, अगर अब मैं जितने इंक्रीज करूंगा उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। ड्रॉ द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ये डायग्राम बनाना है सोलेनॉइड का, आपको सोलेनॉइड का डायग्राम बनाना है, ये वाला। ये वाला डायग्राम बना देना, ध्यान रहे कि कोई लाइन आपस में कटे नहीं। ओके, इसको किसी बैटरी के साथ में जोड़ देना। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर अभी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो प्लीज। अभी कमेंट हाय हाय, ये अलीगढ़ एंड कपिल एवेंजर वाइब्स हाय। कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन बता दो कि सर ये टॉपिक बता दो, मैं आपको बता दूंगा अभी। चलो ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको फर्दर कोई डाउट्स है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 9772813676। आप मुझे इस पे अपने क्वेश्चन का व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, मैं आपको इसके क्वेश्चन का आंसर जो है वो जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। ओके, ओके, थैंक यू।